हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ग्लेशियर्स। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने रनिंग वाटर के बारे में पढ़ा और हमने ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ लिया। तो हमने वाटर्स जो है हमारी मूविंग वाटर्स, सॉरी रनिंग वाटर्स और ग्राउंड वाटर्स, इन दोनों से हमने ये जाना किस तरीके से हमारे इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स पढ़े। हमने सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेल में समझा। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है यानी कि इस चैप्टर का जो तीसरा एजेंट है वो है हमारा ग्लेशियर। और ग्लेशियर से कैसे हमारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, यानी कि कैसे हमारी इरोजनल, कैसे इरोजन होता है और किस तरीके से फिर वो पार्टिकल्स डिपॉजिट होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ग्लेशियर क्या होता है? देखिए, ग्लेशियर आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, पानी पिघल गया है, ग्लेशियर पिघल रहा है हमारा। तो ग्लेशियर यानी कि जो हमारे बर्फ के पहाड़ होते हैं, जो बड़ी बड़ी हमारी आइस की शीट्स होती हैं, वही ग्लेशियर होता है। ठीक है ना? तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मैंने ज्यादातर ना बुक की लैंग्वेज ना लिखी क्योंकि उसमें थोड़ी लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने इसको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा कॉन्सेप्ट लगा के इसमें बताया कि ग्लेशियर के बारे में। तो देखिए, द मासेस ऑफ आइस मूविंग एज शीट ओवर द लैंड, यानी कि लैंड सरफेस एरिया पे जो आइस मूव कर रही है, यानी कि जितनी भी आइस है वही सारा ग्लेशियर होता है। तो ग्लेशियर क्या है? देखिए, वो तो हर इंसान को, वैसे तो बेसिकली स्टूडेंट को पता ही होगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूंगा कि एक बार जियोग्राफिकल लोकेशन पे कि ग्लेशियर कहाँ पे पाया जाता है और किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है, उसको समझना जरूरी है। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर फॉर्म्ड, मतलब ग्लेशियर कैसे बनते हैं, तो ग्लेशियर कैसे बनेंगे, तो अब उसके काफ़ी सारी चीज़ें वेरी करती है। वहाँ की जोग्राफिकल लोकेशन हो गई, वहाँ का टेम्परेचर वेरी करता है, ठीक है, लैटिट्यूड एल्टीट्यूड, तो वो सारी चीज़ों को एक बार कॉन्सेप्टली समझते हैं। तो मैं उसको पहले बता देता हूँ। तो पहले, उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ग्लेशियर क्या है। कि देखो, एक तो फ्लैट सरफेस पे होता है, एक माउंटेन्स पे होता है। अब फ्लैट सरफेस पे ग्लेशियर कहाँ देखे जाते हैं, तो पहले समझो। देखो, जैसे कि आप लोगों को पता है, देखो ये हमारा ग्लोब है, ठीक, ये हमारा इक्वेटर है। अभी इक्वेटर पे हमारी सबसे ज्यादा सनरेज पड़ती है, तो आप लोगों को पता है कि सनरेज जो है यहाँ पे कम पड़ती है हमारे पोलर रीजन में। अगर पोलर रीजन में हमारी सनरेज कम पड़ती है, क्योंकि ये तो फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे कोई लैंडफॉर्म नहीं है, ना यहाँ वेदरिंग ज्यादा होती है, तो ऑलमोस्ट खाली मैदान है हमारा। समुद्र का पानी है वही ज्यादा देखने को मिलता है यहाँ पे, वाटर वाटर एवरीवेयर, ठीक है ना, तो पानी ज्यादा है। तो जब सनरेज हमारी कम पड़ रही है यहाँ पे, यहाँ सनरेज हमारी नहीं पहुंच रही है, तो क्या है, टेम्परेचर हाई रहेगा। हमारे जो हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं, तो वो जितने ज्यादा ऊपर पहुंचेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा फ्रिजिड जोन देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ऊपर नीचे हमारा। तो जो समुद्र का पानी है वो सारा फ्लैट सरफेस है, तो वो पूरा का पूरा हमारा समुद्र जो जम जाता है ठंड में, ठीक है, पिघलेगा लेकिन ज्यादातर हाई टेम्परेचर, अब टेम्परेचर वेरी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादातर क्या होता है, हमारे आइस शीट्स हमारी देखने को मिलती है, ठीक है, जो लैंड सरफेस की होती है हमारी, ठीक। उसके बाद आता है हमारा माउंटेन्स, और जो माउंटेन्स पे ग्लेशियर्स होते हैं। अब माउंटेन्स का सबसे अच्छा एग्जांपल अपने देश का ले लीजिए, हिमालयन माउंटेन्स है, हमारे यहाँ के लॉफ्टीएस्ट माउंटेन्स है, सबसे ऊंचे माउंटेन्स है हमारे वर्ल्ड के। तो उसके ऊपर कैसे आएगा, तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा हमारा एल्टीट्यूड से। ये तो हो गया लैटिट्यूडनल, एक होता है लैटिट्यूड, एक लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूडनल तो ये हो गया, एक होता है हमारा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब अर्थ से जितनी ज्यादा हाइट ऊपर होगी। तो हम लोगों ने, अगर थोड़ा सा आप लोग याद करो, मैंने इंटीरियर ऑफ अर्थ में बताया था कि जो हमारा अर्थ सरफेस है उससे अगर आप नीचे जा रहे हो धरती की तरफ, मतलब नीचे पाताल लोक में बढ़ रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर घटेगा। तो टेम्परेचर जब घटेगा तो क्या होगा, माउंटेन्स पे भाई एल्टीट्यूड हाइट ऊपर होगी ना सरफेस से हमारी, तो क्या होगा, तो वहां पे भी टेम्परेचर हमारा कम रहेगा, तो वहां पे ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां रेनफॉल हो रही है की जगह। वहां पे ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे आपको स्नो देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो वहां पे स्नोफॉल होगा, स्नोफॉल होगा तो फिर वो ग्लेशियर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाई माउंटेन्स है, तो जितना ज्यादा हाई एल्टीट्यूड होगा उतना ज्यादा ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। तो अगर माउंटेन्स की बात करो, जैसे इंडिया में हमारे माउंटेन्स है, तो वहां पे आपको ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे, ठीक। तो वही बता रहा हूँ कि माउंटेन और फ्लैट सरफेस तो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जो लंबी लंबी शीट्स होती है, आइस की शीट्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बहुत भारी भारी शीट्स होती है, पानी का एकदम ठोस वो रहता है, ठीक है ना। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, चैप्टर क्या है हमारा, लैंडफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। तो ग्लेशियर्स जो मूव करेंगे माउंटेन से, जब वो मूव करेंगे ग्लेशियर, तो क्या करेंगे, वो भी अपने साथ रॉक डेब्रीज को तोड़ेंगे। कौन खींचेगा, ग्रेविटी खींचेगी, और उसके खींचने के चलते हुए क्या होगा, इरोजन होगा और हमारे लैंडफॉर्म्स बनेंगे। तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब इस टॉपिक पे आते हैं हमारा। तो ग्लेशियर हम पढ़ रहे हैं। सो द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर इज स्लो अनलाइक वाटर फ्लो। अब यहाँ पे समझने वाली चीज है कि जो पानी है वो तो हमारा स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन ग्लेशियर हमारे स्पीड से नहीं बढ़ते हैं, ग्लेशियर हमारे धीरे धीरे मूव करते हैं, ठीक है ना।
ग्लेशियर जो है पिघलता है तो उसी से हमारी क्या बनती है, हमारी नदियां बह रही हैं। ठीक, तो पानी तो जल्दी जल्दी मूव करेगा, लेकिन जो ग्लेशियर पे अगर पूरी आइस शीट है, जो किलो किलो की आइस शीट जो पूरी बड़ी बड़ी मूव कर रही है, तो वो जो मूव करेगी तो वो क्या करेगी, वो धीरे धीरे मूव करेगी, क्योंकि वो पानी तो है नहीं, तो उसका धीरे धीरे मूवमेंट होता है, और धीरे धीरे मूवमेंट चलते हैं तो मूवमेंट कुड बी फ्यू सेंटीमीटर टू अ फ्यू मीटर अ डे और इवन अ लेस ऑफ डे, एक दिन में 1 या आधा सेंटीमीटर इतना ही मूवमेंट हो पाता है उसका। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं हमारा ग्लेशियर मूव्स ड्यू टू ग्रेविटी, जो मैंने अब आप लोगों को बताया। भाई अब ग्लेशियर क्यों मूव करेगा, माउंटेन है, इधर माउंटेन है, ऊपर ग्लेशियर है, तो ऑब्वियसली बात है ना, ग्रेविटी है। कोई भी चीजों को हम खींचेंगे, हमने पढ़ा था ना मास मूवमेंट में, हमारा लास्ट जो हमारा चैप्टर था जियोमॉर्फिक प्रोसेस, उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से मास मूवमेंट जो हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ग्रेविटी। ग्रेविटी उसको खींच रही है, ठीक है ना। तो उसके बाद आता है हाउ ग्लेशियर क्रिएट इरोजन और डिपोजिशन। तो अब क्या है कि ग्लेशियर जो है वो किस तरीके से इरोजन और डिपोजिशन कर रही है, अब उसको समझने की जरूरत है। देखिए, इरोजन होता है मूवमेंट फ्रॉम माउंटेन्स, तो यानी कि माउंटेन से जब कोई भी चीज बह रही है, वो नीचे की तरफ आ रही है, मूव कर रही है, तो अपने साथ रॉक, डेब्रिज, ये सारी चीजें लेकर आ रही है। तो जब वो मूव करेगी, धीरे धीरे मूव करेगी, तो क्या होता है कि फिर वो इरोजन करेगी। अब इरोजन कैसे करेगी, देखिए इसको थोड़ा ऐसे समझिए। मान लीजिए ये वैली है, ठीक है, अब वैली से यहां से नदी निकल रही है, ये हमारा ग्लेशियर है, मान लो ये पूरा बर्फ की चट्टान है। अब गर्मियों में तो चलो ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ग्लेशियर जल्दी ज्यादा पिघल जाता है, तो ज्यादातर नदियां बहती है। तो आप ऑब्जर्व करके देखना, जैसे अगर आप लोग कभी मनाली गए हो या फिर आप हिमाचल गए हो, तो उस साइड आप कभी नोटिस करके देखना कि वहां की जो नदियां होती हैं, ठंड में उसमें पानी का फ्लो कम हो जाता है और गर्मियों में उनमें फ्लो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि बर्फ जल्दी जल्दी पिघलेगी, टेम्परेचर हाई है, तो पानी ज्यादा पिघलेगा तो फ्लो बढ़ जाता है। क्योंकि वो जितनी भी नदी, जैसे मनाली में कौन सी है, व्यास नदी है, तो व्यास नदी में फ्लो बढ़ता हुआ दिखेगा आपको गर्मियों में, ठीक है ना। तो वहां पे जो ट्रैकिंग वगैरह होती है वो बंद हो जाती है, क्योंकि पानी का फ्लो बढ़ जाता है। ऋषिकेश वगैरह में आप देखना कि वहां पे पानी का फ्लो बढ़ जाता है गर्मियों में, ठंड में पानी का फ्लो कम रहेगा, ठीक है ना। तो गर्मियों में पानी का फ्लो बढ़ेगा, लेकिन ठंड में क्या है, ग्लेशियर है, अब वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, हम बात कर रहे हैं ग्लेशियर की, पानी की बात नहीं कर रहे हैं। रनिंग वाटर हम पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ कनेक्ट करने के लिए आपको बता रहा हूं। तो पानी का इससे कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। तो वैली है, तो वैली तो पानी, जैसे मान लीजिए वैली वी शेप है, तो पानी क्या है, लिक्विड फॉर्म होता है। अगर सामने टकराया तो उसको अपनी जगह बदल लेगी। लेकिन सॉलिड पार्टिकल जो होता है, जैसे ग्लेशियर है वो सॉलिड है, तो जब मान लीजिए वो किसी चीज से टकराएगा तो या तो वो खुद टूटेगा या उस वैली को ही तोड़ देगा। तो अगर मान लो कोई वी शेप्ड वैली में से जब ये ग्लेशियर मूव करेगा, अब ग्लेशियर क्यों मूव करेगा, तो हम पढ़ रहे हैं ना कि सेंटीमीटर्स में थोड़ा थोड़ा रोज मूव कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि ये एक दिन में नहीं हो रहा है, ये सालों में, सदियों लग रही है चीजों को बदलने में। तो जब ग्लेशियर मूव करेगा तो वी शेप वैली से वो यू शेप वैली बना देगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि उसको पूरा तोड़ते हुए निकलेगा, तो और इसी के चलते हुए इरोजन देखने को मिलेगा, ठीक है। और जब इरोजन होगा तो आने वाले समय में, तो ग्लेशियर जब धीरे धीरे मूव करेगा तो वो माउंटेन्स को भी पूरा प्लेन एरिया बना देता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें आपको जो बता रहा हूं, कि जो इरोजन होता है ग्लेशियर के चलते हुए माउंटेन से, और माउंटेन से जब वो इरोजन करेगा तो वो पूरे के पूरे माउंटेन्स को फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट कर देता है। अब ये एक दिन में तो होगा नहीं, सदियों लगेंगी। तो ये जो इरोजन, डिपोजिशन, हम ये जितने भी चीजें पढ़ रहे हैं इन चैप्टर्स में, ज्योग्राफी में जो भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं हमारी अर्थ में, चाहे वो फॉर्मेशन हो रहा है चाहे वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वो कोई एक दिन में नहीं होता है, टाइम लगता है, सदियों तक लगता है उसमें। जैसे हमने सारी चीजें पढ़ी ना कि अर्थ कैसे बनी, किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ, वो सारी चीजें, ठीक है ना। तो ये तो हुआ इरोजन के बारे में। फिर बात कर रहा है डिपोजिशन। सो व्हेन स्लोप एंड पार्टिकल्स डिपॉजिटेड, सीधी सी बात है, जब तक ग्रेविटी है, जब तक ग्रेविटी तो रहेगी, लेकिन स्लोप भी तो मिलना चाहिए ना किसी चीज को। कोई चीज मूव कर रही है, ऐसे थोड़ी ना कि कोई चीज ऊपर रखी हुई है, अपन उछल के गिर गई नीचे, तो उसको स्लोप मिलेगा। जब तक स्लोप भी मिलेगा तो कैसे मूव करेगा, तो जब स्लोप होगा, माउंटेन पे स्लोप है तो वो मूव करता रहेगा, और जब उसका स्लोप खत्म हो जाएगा वो वहीं पे आके रुक जाएगी, वहीं पे इकट्ठी हो जाएगी और वहीं पे डिपोजिशन हो जाएगा। और वहीं पे डिपोजिशन होगा तो वहीं पे सारा हमारा डिपोजिशन देखने को मिलेगा, वहीं पे फिर एक नया लैंडफॉर्म बन के तैयार हो जाएगा डिपोजिशन की वजह से। तो इरोजन की वजह से क्या होता है, जैसे मान लो वी शेप वैली से यू शेप वैली बन गई, और डिपोजिशन जहां पे होगा तो वहां पे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बन जाएगा। तो कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनेंगे और कौन से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनेंगे, वो तो हम आने वाली वीडियोस में अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि ग्लेशियर से किस तरीके से इरोजनल और डिपोजिशनल चीजें होती है, ठीक है ना। तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को किसके बारे में बताया, ग्लेशियर के बारे में बताया, एक अच्छे से डिटेल में। तो इसलिए मैंने बुक की लैंग्वेज को ना एक्सप्लेन करके अपने खुद की कुछ लैंग्वेज डाल के आप लोगों को बेसिकली
चीज़ों को कनेक्ट करके पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो ये तो था ग्लेशियर के बारे में। अब थोड़े इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर लेते हैं कि हमारे इंडिया में कहाँ पे ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। तो ग्लेशियर्स इन इंडिया, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो सुना होगा आप लोगों ने, यहीं पे हमारी हिमालयस की बेल्ट है, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, लेसर हिमालय, 3 हिमालयन रेंजेस होती हैं हमारी, ठीक है ना। वो तो पढ़ाऊंगा मैं दूसरी बुक में, हम कवर अप करेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल है, उत्तराखंड में गौमुख ग्लेशियर है और अलकापुरी ग्लेशियर है, जिसमें से भागीरथी निकल कर आ रही है और अलकनंदा रिवर निकल कर आ रही है, और दोनों ग्लेशियर से निकलकर वो देवप्रयाग पे कनेक्ट होती है, जहां से गंगा रिवर हमारी बन रही है, ठीक है ना। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन बुक में दी हुई है, तो थोड़ा उसको बताने के लिए बता दिया है कि किस तरीके से ग्लेशियर में से जो नदियां बह रही है और फिर वो धीरे धीरे बह के नीचे, और ये ऐसी रिवर्स है जो पूरे साल बहती रहती है। सोचिए, अगर मैं इंडिया के जो हमारे ग्लेशियर नदी, नॉर्दर्न इंडिया में हमारे जितने भी ग्लेशियर से निकल रही नदी है, चाहे मैं वो बात करूं इंडस नदी की, चाहे वो गंगा नदी की बात करूं, या यमुना नदी की बात करूं, या फिर ब्रह्मपुत्र की बात करूं, ये सारी ग्लेशियर से निकली हुई है। तो ये पूरे साल 365 दिन 24/7 बहती रहती है। इतनी क्यों? क्योंकि ग्लेशियर से डायरेक्टली बहकर आ रही है। ये बरसाती नदियां नहीं, जैसे सदर्न इंडिया में क्या है, वो बरसाती नदियां हैं, हमारी बरसात के टाइम में ज्यादा बहती हुई देखने को मिलेंगी, लेकिन ये नदर्न रीजन में पूरे साल बहने वाली नदी है, पूरे साल बहती रहती है। हाँ, फ्लो में कम बढ़ती होती है, क्योंकि ठंड आएगी तो फ्लो कम हो जाएगा, गर्मी आएगी तो फ्लो बढ़ जाएगा, ठीक है ना, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, लेकिन सारी की सारी नदियां ग्लेशियर से ही बहकर निकल रही है हमारी, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था टॉपिक, और यही था सारा मेरा आज के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को ग्लेशियर के बारे में बताया। अब हम अगली वीडियो से इसके इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि ग्लेशियर क्या होता है और उससे किस तरीके से इरोजनल और हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपना सजेशन देते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों ने कोई भी यूपीएससी की बुक अगर परचेज नहीं करी है, करना चाहते हैं, या कोई भी एनसीईआरटी की बुक, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां पे लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके अपने लिए ऑनलाइन बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।